नेक्स्ट टॉपिक का कंटेक्स्ट, तो टॉपिक है बड़ा सिंपल सा एज इन इट्स अ गुड टॉपिक दैट वी शुड नो बिकॉज इट अफेक्ट्स द वेरी बेसिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत बेसिक है एंड इट इज रिलेटेड टू द फूड दैट वी ईट, इट इज रिलेटेड टू द फार्मर्स बिकॉज फार्मर्स अभी भी हमारे 45% प्लस लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। सो दैट्स वाई इट्स वेरी क्रिटिकल, इट इज रिलेटेड टू अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ से बहुत लिंक्ड है। सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर से। ठीक है, सो द टॉपिक इज, जो हमने देखा भी था कि जीएम क्रॉप्स, हमने एक सेशन में देखा था कि कैसे यूएस और इंडिया के बीच में एक स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जीएम क्रॉप्स। तो थोड़ा इस पे थोड़ा मल्टी डायमेंशनल डिस्कशन करते हैं। जीएम क्रॉप जरूर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जाना होगा। सो व्हाट द एरियाज विल लाइक टू टेक अप, विल लाइक टू टेक अप द एरिया। फॉर एग्जांपल जीएम क्रॉप्स होते क्या हैं, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, भारत में जीएम क्रॉप्स का क्या स्टेटस है, कौन कौन सी जीएम क्रॉप्स अभी हम यूज कर रहे हैं, कौन सी अंडर डिस्कशन है। जीएम क्रॉप यूएस और ब्राजील में इतनी ज्यादा क्यों है, एज इन अगर यूएस और ब्राजील में इतनी ज्यादा है तो इंडिया में क्यों नहीं। देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ईयू, ईयू का क्या स्टेटस है, क्योंकि वो लिंक्ड है इसके बेनिफिट्स प्रोज एंड कॉन्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑल्सो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली इंडिया एंड यूएस के बीच में ये कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जीएम क्रॉप्स, तो इस पे थोड़ा लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर इट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ जीएम क्रॉप, तो जीएम क्रॉप नाम से ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कोई क्रॉप है उसके डीएनए में हल्का सा चेंज कर दिया। ठीक, चेंज क्यों किया, बिकॉज इसमें हमें कोई डिजायरेबल वो चाहिए, ट्रेट चाहिए, वी वांट सम डिजायरेबल ट्रेट। डिजायरेबल ट्रेट क्या हो सकता है कि भाई वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो, उस पे क्या हो, उसको फ्रूट ज्यादा आए फॉर एग्जांपल, ज्यादा हेल्दी हो, ज्यादा उसके अंदर फर्टिलिटी बढ़ जाए, ये सब उसके अंदर एबिलिटी हो जाए, वो रेजिलियंट हो जाए, क्लाइमेट रेजिलियंट हो जाए, हमें यही सब चाहिए। हो सकता है उसके ओरिजिनल फॉर्म में वो उस तरीके से उसके अंदर वो खूबियां ना हो, वो खूबियां उसमें बाहर से डालना, दैट इज नोन एज दी जीएम क्रॉप्स, उसको जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, डीएनए ऑफ द प्लांट को चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक बीटी कॉटन है, ठीक है, सो वो क्या करता है, कॉटन का जो बीटी है वो जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से वो जीन को इंसर्ट करते हैं कॉटन के अंदर। कॉटन प्लांट इटसेल्फ इंसेक्ट को मार देता है, जो इंसेक्ट उसको बाहर से डिस्ट्रॉय करता है, कॉटन में एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, इंसेक्ट एक बुलवॉर्म होता है, वो कॉटन को आके डिस्टर्ब करता है। तो उस कॉटन वैरायटी के अंदर अगर हमने चेंज कर दिया तो वो अगर वो आके बैठेगा इंसेक्ट, तो इंसेक्ट को वो बैक्टीरिया मार देगा। तो एक तरीके से हमारी जो क्रॉप होगी वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाएगी या इंसेक्ट रेसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, सो ये अच्छी बात है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक, तो ये एक ऐसी चीज है, इसमें डीएनए वगैरह चेंज हो रहा है, तो कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए भाई। सो व्हाट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सबसे पहले है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अम्ब्रेला एक्ट है, मतलब सारी चीजें ओवरऑल इसी के अंडर होती हैं। मोर इम्पोर्टेंटली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जीईएसी। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत है, काम करती है। और ये फाइनल अप्रूवल देती है सिंपल भाषा में कि जीएम क्रॉप को करना है कि नहीं करना है, फाइनल इंडिया यही सब कुछ करती है, रिव्यू करती है, ये करती है, वो करती है। सो द मेजर बॉडी इज JEEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। जहां तक इंडिया में बात करें जीएम क्रॉप्स का जो स्टेटस है, बीटी कॉटन 2002 में अप्रूव हुआ था इंडिया में। तो इट वाज द ओनली जीएम क्रॉप विच वाज अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल यूज इन इंडिया। और अभी करंटली अराउंड 90% ऑफ इंडिया कॉटन यूसेस किसका है, बीटी कॉटन का है। ठीक, और इसमें क्या खासियत है, ये हमने आपसे डिस्कस भी किया था, जो पेस्ट होता है, ये बुलवर्म जो इंसेक्ट होता है, इससे ही रेसिस्टेंट होता है। अब कुछ का अप्रूवल पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल बीटी ब्रिंजल, बैंगन। तो बीटी ब्रिंजल इसका अप्रूव तो हो गया 2009 में, पर बायो सेफ्टी और सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स की वजह से इसको मोरेटोरियम लग गया, मतलब इस पे रुकाव हो गया। अभी कंसर्न्स क्या है इसको हम अभी देखेंगे जब प्रोज एंड कॉन्स में बात करेंगे। उसी तरीके से बड़ा फेमस एक आया था जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, इसको बोलते थे डीएमएच, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। इसको अप्रूवल मिल भी गया 2022 में, इट गॉट अप्रूवल इन 2022, बट व्हाट हैपेंड दैट इट गॉट स्टे इन दी सुप्रीम कोर्ट, 2022 में सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसका स्टे हो गया, पेंडिंग इन्वायरमेंट हेल्थ असेसमेंट, केस अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि फील्ड पे नहीं आया, सीधी सी बात।
नाउ अब फेवर में क्या बात है कि क्यों होना चाहिए, वाई इट शुड बी देयर, ठीक है। तो फेवर में भाई क्यों होगा, हम जैसे हमने पॉजिटिव या प्रोस की बात की जाए, ठीक। तो क्या है, हायर यील्ड है, यील्ड इसकी अच्छी होगी ऑब्वियसली। पेस्ट रेसिस्टेंट होगा, यील्ड अच्छी होगी, पेस्ट का रेसिस्टेंट होगा। जैसे बीटी कॉटन का एग्जांपल हो गया। क्लाइमेट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्लाइमेट रेसिस्टेंट होगा, इसमें जो ड्रॉट से लड़ने की क्षमता, हीट से लड़ने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। न्यूट्रिशन बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए किसी क्रॉप में हम फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी समस्या हम झेल रहे हैं आज के समय इंडिया में, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल क्राइसिस, कि हमें खाना तो मिल रहा है, अच्छा फूड वी आर गेटिंग, सो वी आर नॉट हैविंग द इशू ऑफ हंगर, इशू का हंगर का नहीं, इशू ऑफ हिडन हंगर, इसको बोलते हैं हिडन हंगर, ठीक। सो हिडन हंगर क्या है, न्यूट्रिशनल इशू है, न्यूट्रिशनल क्राइसिस। हिडन हंगर इज न्यूट्रिशनल क्राइसिस। सो इट इज एसेंशियल फॉर फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी बात हो गई। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस बड़ा फेमस है। गोल्डन राइस क्या करते हैं, विटामिन ए से आपने उसको, विटामिन ए उसी में डाल दिया, तो आप राइस खा रहे हो तो एक तरीके से विटामिन ए भी खा रहे हो। और इंपोर्ट डिपेंडेंस, जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट भी कम करोगे। बट देयर आर ह्यूज कंसर्न्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। कंसर्न्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल कंसर्न्स क्या है कि जब ये फूड क्रॉप में आएगा, जो हमारे बॉडी में सीधे जाएगा, तो देयर आर कंसर्न्स कि भाई टॉक्सिसिटी लॉन्ग टर्म, किसी ने नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से क्या टॉक्सिसिटी हो जाएगी, एलर्जेनिक वो बढ़ जाएगी, एलर्जी वगैरह हो सकती है। सो दीज आर द कंसर्न्स, बायोसेफ्टी कंसर्न्स। देन देयर इज अ रिस्क ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज इट प्रमोट्स मोनोकल्चर, इट प्रमोट्स मोनोकल्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल नेचर में जब होती हैं चीजें, नेचुरल स्टेट में, तो वो क्या होती हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर स्टेट, म्यूटेशन होता रहता है, राइट। तो म्यूटेशन होने की वजह से डाइवर्सिटी होती रहती है, एक चीज अलग होगी, फिर एक ये होगी। बट जब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगी तो उसके अंदर म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। फिर अगर कोई नई डिसीज आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो पूरी पूरी क्रॉप उसकी खत्म हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो ये बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग वैरायटी आ रही है, वैरायटी की संभावनाएं कम हो जाएंगी। देन इमरजेंस ऑफ रेसिस्टेंट पेस्ट, मान लीजिए कि इस जीएम क्रॉप में जो डीएनए चेंज हुआ, कोई पेस्ट आए वो उससे भी रेसिस्टेंट हो जाए, तब जो आपने इतनी मेहनत की है, इतना अप्रूवल लिया है, तो वो सुपर पेस्ट सबको खा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इशू, वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज फार्मर डिपेंडेंस। दैट इज द, इसको हम भी डिस्कस भी करेंगे, जो सीड कंट्रोल होते हैं एमएनसी के द्वारा, विल डिस्कस इट। देन अपोजिशन फॉर फार्मर ग्रुप्स, एनजीओ स्टेट, ये भी उसी से लिंक्ड है। एंड रेगुलेटरी कंसर्न्स, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जीएसी में है। क्यों, मान लीजिए जेईसी में किसी को अप्रूवल दे रहे हैं और वो कोई बड़ी कंपनी है, मॉन्सेंटो फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ी एमएनसी है, वेरी ह्यूज एमएनसी, जो जीएम वगैरह के सीड्स बनाती है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, उसके लोग हुए, उसके रिप्रेजेंटेटिव हुए, तो देर इज अ सेंस ऑफ ओपेसिटी ऑल्सो, जिसकी वजह से कंसर्न्स है। ना वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो फार्मर फेस करते हैं, दैट इज लॉस ऑफ सीड सोवरेनिटी। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि मेजरली होता क्या है कि जब फार्मर क्रॉप उगाता है, या आपने भी घर में अगर फार्मिंग की होगी, गार्डन फार्मिंग वगैरह की होगी, तो आप भी क्या करते हैं, जो जैसे पपीता हुआ तो पपीते के बीज ही निकाल लेते हैं और उसको ही गाड़ देते हैं, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने ही बीज से दोबारा वो हो जाते हैं। जैसे जंगलों में कोई अलग से कोई प्लांटेशन नहीं करता, वही बीज लग के वही बीज गिर जाते हैं, फिर जर्मिनेट हो जाते हैं, दे अगेन बिकम द फॉरेस्ट, पेड़ बन जाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, अच्छी क्रॉप आती है तो उसकी कुछ क्रॉप को बचा लेते हैं। फॉर एग्जांपल माय सिस्टर डज अ लॉट ऑफ दिस गार्डनिंग, मेरी सिस्टर बहुत गार्डनिंग करती है, तो वो क्या करती है, वो अपने बीज बचाती है कुछ, और वही बीज को अगले साल के लिए लगा देती है। वो कोई नए बीज नहीं खरीदती है एवरी टाइम। तो ये इंडिया की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि व्हाट वी डू, हम फार्मर हमेशा अपने हार्वेस्ट का कुछ सीड बचा लेता था और उसी को वो नेक्स्ट सीजन लगा देता था, जिससे उसको खरीदना नहीं पड़ता था। ट्रेडिशनली यही होता था। पर हाइब्रिड सीड के साथ क्या होता है, उस सीड में दोबारा रिप्रोड्यूस करने की क्षमता ही नहीं होती। वो सीड वन टाइम यूज का होता है। जीएम क्रॉप में आपको किसी कंपनी ने सीड प्रोवाइड किया, वो सीड आपने लगाया, उससे आपकी फसल बनी,
और वो सीड दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सो फार्मर को वो सीड नया बार बार खरीदना पड़ेगा, ही हैज टू बाई दैट सीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो हर साल उसका खर्चा बढ़ गया। अब मान लीजिए वो सीड जाके मिल रहा है केवल एक ही कंपनी से, मॉन्सेंटो से। पहले दो कंपनी हुआ करती थी, मॉन्सेंटो एंड बायर। अब मॉन्सेंटो ने, बायर नहीं, मॉन्सेंटो को खरीद लिया है। अब मान लीजिए वो कंपनी कल कहती है 5 रुपए का देगी, और परसों कहती है 500 रुपए का देंगे। फार्मर डिपेंडेंट है उस सीड के लिए। फार्मर कहेगा यार उससे अच्छी इनकम आई थी, तो आई वांट दैट सीड ओनली। कंपनी की मोनोपोली हो गई, राइट। कंपनी कहेगी कि भाई हम इससे ज्यादा, इससे सस्ता नहीं देंगे, हम 500 रुपए का देंगे। सो दैट क्रिएट्स अ सीड डिपेंडेंस, और वो क्या कहते हैं कि जो फार्मर के पास सीड सोवेर्निटी थी वो खत्म हो जाएगी। अब आप कहोगे कि फार्मर क्या करे, फार्मर अपना नेचुरल उगाता रहे, उसको जीएफ की जरूरत क्या है। बट जीएम का जो प्रोडक्शन होगा वो 3 to 4 टाइम्स या 10 टाइम्स मोर देन और नॉर्मल वाले से होगा। जब नॉर्मल वाले से 3 to 4 टाइम्स होगा, देन व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट। जीएम सीड्स आर सोल्ड विद दी, और जीएम सीड्स को क्या करती हैं कंपनियां, जैसे हम लोग जाते हैं जब मॉल वगैरह में, तो कॉम्प्लीमेंटारिटी होती है कि ये खरीदो तो ये थोड़ा खरीदोगे तो ये फ्री मिल जाएगा। थोड़ा सा 10 रुपए और दो, 5% एक्स्ट्रा पैसा दो तो ये फर्टिलाइजर भी ले जाओ, ये ले लो तो वो भी ले जाओ, तो पैकेजिंग होने लगती है। तो कॉर्पोरेट पैकेजेस में भी फार्मर्स को फंसाया जा सकता है। इंडियन फार्मर्स के साथ बहुत इशू है, बिकॉज इंडिया में करीब करीब 85% फार्मर्स क्या हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। इसका मतलब कि उनके पास जो लैंड होल्डिंग है काफी कम है, ठीक। जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पे क्या है, बहुत ज्यादा गरीबी बहुत ज्यादा है। एक बार मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि अगर भारत में गरीबी को समझना है तो भारत में एग्रीकल्चर को समझना चाहिए, बिकॉज सो मेनी पुअर पीपल आर लिंक्ड विद एग्रीकल्चर, सो मेनी, राइट। सो इट वरीज इंडियन फार्मर्स, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा, डेट की साइकिल बढ़ जाएगी, कॉर्पोरेट का कंट्रोल बढ़ जाएगा, ट्रेडिशनल वैरायटीज खराब हो जाएंगी, लीगल रिस्क भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीएम क्रॉप यूज कर रहे हो और आपने पेटेंट नहीं लिया, वो पैसे नहीं दिए, बिना परमिशन के यूज कर रहे हो, तो बेचारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लॉयर गरीब फार्मर को कोर्ट में ले आएंगे। दैट क्रिएट्स एन इशू। अभी देखा भी गया बीटी कॉटन के, बीटी कॉटन जब 2002 में आया तब तो अच्छा हुआ, सब यील्ड इंप्रूव हुई, पेस्टिसाइड ड्रॉप हुआ, सब खुश हुए। पर द फार्मर हैज टू बाई द न्यू बीटी सीड्स एवरी ईयर, और उससे रेजिस्टेंट पेस्ट आने लगे, पेस्टिसाइड यूज होने लगा, और काफी ज्यादा इशू होने लगे कई एरिया में जो कॉटन ग्रो करते थे। तो फार्मर डिमांड करते हैं कि भाई हमें कम से कम सीड सोवेनिटी तो होना ही होना चाहिए, प्लीज दैट शुड बी देयर। नाउ एक और कंट्री की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन। लेट्स टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन, ठीक। सो यूज ऑफ जीएम क्रॉप्स इन यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन द जीएम कल्टीवेशन, बहुत रिस्ट्रिक्टिव है यूरोपियन यूनियन। एज ऑफ नाउ ओनली वन जीएम क्रॉप इज कल्टीवेटेड, तो कल्टीवेशन के नाम पे यूरोपियन यूनियन काफी रेसिस्टेंट है। आप देखिए, वो कहता है कि हमारे यहाँ बस एक ही होती है, वीटी मेज, वो भी कुछ ही कंट्री में होती है, स्पेन और पुर्तगाल में होती है। बाकी कई कंट्री जो बड़ी बड़ी कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब ने क्या कहा है कि हम जीएम क्रॉप यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है इस पे, ठीक है। सो दैट गोज टू शो कि इट हैज जेन्युइन इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स। बट इंपोर्ट वो करते हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं, एनिमल फीड के लिए करते हैं, जो एनिमल को खिलाते हैं उसके लिए वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीएम सोयाबीन, मेज, रेप सीड फ्रॉम यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना आर यूज। इसीलिए जो फूड आता है यूरोपियन यूनियन में, उन लोगों को ज्यादा अच्छा प्राइस मिलता है ऐसी कंट्री में जहां पे नो जीएम प्रीमियम होता है, जो कहते हैं कि हमारे नो जेनेटिकली मॉडिफाइड, ओनली प्रॉपर ऑर्गेनिक और नॉर्मल फूड होता है। ये इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इट इज नोन एज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दैट जीएम क्रॉप और फूड कैन ओनली बी अप्रूव्ड इफ द प्रूवन सेफ बियॉन्ड डाउट। कि बियॉन्ड डाउट आप अगर कह सको तो आप हमें खिलाओ जीएम, वरना मत खिलाओ, राइट। तो दे आर स्केप्टिकल ऑफ जीएम फूड, और वो ऑर्गेनिक और नॉन जीएम फूड प्रेफर करते हैं, बिकॉज आप समझ ही रहे हैं, दे आर वेरी रिच एंड दे हैव अ ह्यूज डिमांड फॉर, और दे हैव अ ह्यूज money to pay for the premium products also. Then there is a big question कि भाई इंडिया में वर्सेस यूएस और ब्राजील में इतना हैवी, यहाँ पे इतना कल्टीवेशन क्यों होता है जीएम क्रॉप्स का, यहाँ पे इतना हैवी कल्टीवेशन होता है, और इंडिया में आपने देखा कितना रेजिस्टेंस है। अप्रूवल हो गया 2009 में, अभी तक वो नहीं हुआ, राइट। सो व्हाई इट इज देयर,
एंड द मेजर इशू इज, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, कि जो वहाँ का एग्रीकल्चर के वो लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, कॉर्पोरेट फार्मिंग है। कहाँ पे? यूएस और ब्राजील में। एज कम्पेयर टू इंडिया, यहाँ पे क्या है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं। सीड प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, फार्मर क्या सीड एनुअली वहां करते हैं, और यहाँ पे सीड यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिया में वो परचेज करते हैं और हम पुराने अपने सीड्स यूज करते हैं। सो इस वजह से यहाँ पे मार्जिन बहुत थिन होते हैं इंडिया में, भाई गरीब बहुत होते हैं, तो जीएम ज्यादा यूज करेंगे तो डेट वगैरह होने की संभावना, और वहां पे वो सिस्टम उस टाइप का नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट ट्रिगर्ड दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन को जिसने ट्रिगर किया इंडिया यूएस के इशू ने, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, यूएस वांट्स कि हमारा जो जीएम सोयाबीन है, जीएम कॉर्न है, वो इंडिया में आए खूब सारा। क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, ठीक। और यूएस के पास जो सरप्लस है, उसके पास एक मार्केट मिल जाए उसको, जो सरप्लस है। बट इंडिया के साथ रिस्क है, हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के फार्मर जो उगा रहे हैं कॉर्न, उससे सस्ता आ जाएगा, तो इंडिया के फार्मर को ऑलरेडी प्राइस नहीं मिल रहा है, फिर तो और भी प्राइस नहीं मिलेगा। इंडिया में बीटी कॉटन को तो अप्रूव किया गया, लेकिन बाकी क्रॉप्स अलाउड नहीं है। तो बायो सेफ्टी और सोवरेनिटी को लेके, फार्मर वेलफेयर सब हमने आपसे डिस्कस किया कि इसलिए इंडिया ने इसको मना किया है। फार्मर से एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इंडिया में, समझिए इस बात को, बहुत बड़ा पॉलिटिकल वोट बैंक है इंडिया में, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। सो वो क्या है, उनको डर लगता है उनकी सीट सोवरेनिटी को लेके हैं। सो इसलिए भी पॉलिटिशियंस डोंट वांट टू टच दिस इशू, राइट। सो इसीलिए इंडिया ने कहा कि जीएम क्रॉप्स आर अ रेड लाइन फॉर इंडिया यूएस टॉक। इसको भैया एक रेड लाइन है, जिसको हम एक हमारी लक्ष्मण रेखा है, वी विल नॉट क्रॉस दैट। हमने डिस्कस भी किया था कि आरसीईपी नेगोशिएशंस में भी इंडिया ने 2019 में भी केवल यही कह के कि हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर सेड दैट माय कॉन्शियस इज नॉट अलाउइंग मी। तो जब उन्होंने ऐसा बोला, एंड दे सेड कि नहीं नहीं, यहाँ सब कुछ तो ठीक है, वहां तक हम इक्वल नहीं करेंगे, राइट। नीति आयोग सजेस्ट नीति आयोग ने सजेस्ट तो भले किया है, राइट, हैड सजेस्ट, नीति आयोग ने एक पेपर में सजेस्ट किया कि हमें जीएम इंपोर्ट को करना चाहिए, बट उसको विड्रॉ बाद में कर लिया गया। इसका मतलब कि अभी भी उसको लेके काफी सेंसिटिविटी है। सो इट इज अ मेजर फ्लैश पॉइंट इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप। तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप को लेके इतने डिस्कशन चल रहे हैं, इतना इश्यूज चल रहे हैं, इतने मल्टी वेरियस इश्यूज हैं। सो वन ऑफ द इश्यूज दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इज इंडिया एंड द यूएस, दैट इज द जीएम क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप्स के पीछे व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, व्हाट इज द स्टेटस इन इंडिया, व्हाट हैपेंस इन यूरोप फॉर एग्जांपल, एंड व्हाई यूएस एंड ब्राजील इतना एक्सटेंसिवली करते हैं बट हम नहीं करते हैं। और उसके पीछे के जो मेजर रीजन है, वो हमारे फार्मिंग पैटर्न पे या हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, मे बी द फॉर एग्जांपल अभी साइलेंसिंग हो रही है, मे बी इन द फ्यूचर वी कैन हैव द जीएम इंपोर्ट्स फॉर एनिमल फीड एंड ऑल, वी डोंट नो। if the agriculture reforms takes place, it becomes numerative, manufacturing takes place, for example manufacturing के लिए जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अगर वो अच्छे होते हैं, लोग शिफ्ट होते हैं एग्रीकल्चर से उसमें, तो we don't know what the future holds, but at the current time it has been set as the drawing red line कि भाई इसको नहीं क्रॉस करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।